जब भी किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोसिस होता है तो सिर्फ पेशेंट को नहीं पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट इन देयर लाइफ। इतना कुछ इमोशनली चेंज हो जाता है, सोशली चेंज हो जाता है, बट उसके बारे में बहुत डिस्कशन हो नहीं पाता है। So मैम, stress, let's talk about it. Stress is something which is inevitable. There is no way that you can avoid stress. And stress की वजह से breast cancer होता है और any cancer होता है, it's always linked. So what you have to do is something called mindfulness. It means कि आप कम से कम कोशिश करिए कि 5 मिनट ही सही, मैं उस टाइम पे या तो अगर मैं कॉफी पी रही हूँ या चाय पी रही हूँ या कुछ खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं कुछ प्लान नहीं करूंगी अपने डायग्नोसिस को लेकर। I will just give my brain a little break from that. वेलकम टू गुड बेटर ब्रेस्ट। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के उन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर अनसेड, अनएक्सप्लोर्ड रह जाते हैं, जो है इमोशनल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। और इसके लिए हमारे साथ में है बहुत ही रिमार्केबल गेस्ट, डॉक्टर प्रीति सिंह। शी इज सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट and founder of Seamless Mind Clinic, Gurgaon. Welcome, ma'am, to our podcast, and thank you for joining us. Thank you, Dr. Mansi. Thank you so much for having me here. And I'm really looking forward to this conversation today with you. Thank you, ma'am. So, ma'am, breast cancer सबसे common cancer है women में, and इसकी screening के बारे में, इसके treatment के बारे में हम इतना discussion करते हैं। बट हम कहते हैं जब भी किसी पेशेंट को कैंसर डायग्नोसिस होता है तो सिर्फ पेशेंट को नहीं पूरी फैमिली को इफेक्ट करता है एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट इन देयर लाइफ। इतना कुछ इमोशनली चेंज हो जाता है, सोशली चेंज हो जाता है, बट उसके बारे में बहुत डिस्कशन हो नहीं पाता है। सो दैट इज़ वाई वी आर हेयर मैम एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मीनिंगफुल इंसाइट्स फ्रॉम योर साइड। सो मैम, कैंसर डायग्नोसिस जब किसी पेशेंट का होता है एक फियर, एक एंजाइटी रहती है पेशेंट को। सो कैसे पेशेंट उसको डील करता है एंड हाउ दे एक्चुअली रीच टू अ स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। सो इसके बारे में कुछ बताइए हम। हाँ जी डॉक्टर मानसी, आई थिंक ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्टेंस तुरंत नहीं आती है, क्योंकि डॉक्टर ने आपको डायग्नोसिस बता दिया इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेप्टेंस आ गई। यू नो, इट टेक्स सम टाइम एंड इट शुड टेक दैट टाइम फॉर पर्सन टू प्रोसेस कि वो डायग्नोसिस इतना, यू नो, एज यू सेड, इट्स अ लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस एंड इट्स डायग्नोसिस आल्सो इज वेरी लाइफ ऑल्टरिंग। तो उसके लिए जो पहला जो स्टेज होता है मरीज का, वो होता है डिनायल का, कि वो एक्सेप्ट नहीं करता कि ये मुझे हो सकता है, और वो फिर बार बार उसको चेक करना चाहता है उस इंफॉर्मेशन को। उसके दिमाग में बहुत सवाल होते हैं, वो दूसरे डॉक्टर्स के पास जाएंगे, सेकेंड ओपिनियन लेंगे, बार बार जांच करवाएंगे अपनी, यू नो। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज जिसके बारे में हम बात करते हैं। एंड ये नेचुरल है, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस कि डिनायल है, सेकेंड ओपिनियन लेना है, क्योंकि कई सारे डॉक्टर्स या फैमिली मेंबर्स कई बार इसको डिनाई भी कर देते हैं कि हो गया, क्यों करना है। बट ठीक है, आई ऑलवेज एनकरेज पेशेंट्स कि अगर आपको सेकेंड ओपिनिन लेना भी है, यू आर फ्री टू टेक सेकेंड ओपिनियन। एब्सोल्युटली। बट वही है कि कितना ज्यादा, यू नो, हाउ मच मोर करना है, वो एक लाइन वहां पे ड्रॉ करना है, वरना हम इसी स्टेज में स्टक अप हो जाते हैं और शायद और समय हमारा जाया हो जाता है इसके अंदर, राइट। तो पहला ये होता है। दूसरा होता है एंगर। उसके बाद फिर आता है गुस्सा, यू नो, दैट कहाँ से हमसे छूट गया, हमने ऐसा क्या किया, या हमारे साथ कोई और इसका where did I go wrong? Exactly, है ना, कि और या किसी डॉक्टर के पास पहले गए होंगे, उन्होंने क्यों नहीं पकड़ा, उन्होंने क्यों नहीं बताया। सो वो एक तरीके की वो एक ब्लेम और एक गुस्सा वाला फेज हमारा आता है, राइट। और फिर आता है बार्गेनिंग, जहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा नहीं, इतना नहीं हुआ होगा, इतने स्टेज पे नहीं है, या इतनी सिवियर प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी कम होगी, राइट। और या जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि वो ट्रीटमेंट में भी वो नेगोशिएट करेंगे कि कीमो नहीं करिए, सर्जरी करिए, सर्जरी भी मत करिए, ये करिए। तो देयर आर ऑलवेज डिफरेंट बार्गेनिंग हैपनिंग कि सिर्फ टैबलेट दे दीजिए, कीमो मत करिए, या सर्जरी कर दीजिए, राइट। तो वो भी एक स्टेज आती है, राइट। और उसके बाद आती है एक सैडनेस, एक डिप्रेशन का एक फेज आता है, जहाँ पे यू नो यूर ऑलमोस्ट लाइक, जब सारी ट्रीटमेंट शुरू हो रही है और एक आपको लग रहा है कि अच्छा पता नहीं अब क्या होगा, उसका आउटकम कैसा हो सकता है, जिंदगी कितनी बदल गई। तो वो एक फेज हमारा आ सकता है। तब तक शायद
कुछ चीज़ों कुछ दिक्कतें भी नजर आने लग जाती हैं, ट्रीटमेंट के साथ जो चैलेंजेस होते हैं वो आने लग जाते हैं, आप और ज़्यादा आइसोलेशन में जाने लगते हैं, तो एक सैडनेस आता है। This is really happening. Yeah, so it's kind of a reality that hits you, that you're in that stage, and then it's followed by that acceptance. So it's quite a journey जहाँ से मरीज को पता चलता है और वो जब तक वो चीज को एक्सेप्ट कर पाता है। So something I have noticed, ma'am, over the years कि जो पेशेंट्स जो एक्सेप्टेंस स्टेज के बाद स्टार्टिंग से पॉजिटिव रहते हैं कि आई एम गोइंग टू, दिस इज अ चैलेंज विच इज़ देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मैं इसको अच्छे से अपना ट्रीटमेंट लूँगी एंड आई एम गोइंग टू गेट पास दिस एंड आई एम गोइंग टू डू बेटर, जो इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में रहते हैं उनका ओवरऑल ट्रीटमेंट भी स्मूथ हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं एंड दे एक्चुअली परफॉर्म बेटर। एंड जो पेशेंट स्टार्टिंग से थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं कि क्यों हो गया, अच्छा ये ठीक नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, उनके छोटे छोटे कुछ ना कुछ इश्यूज निकलते भी रहते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ आते रहते हैं एंड फाइनली आउटकम जो हम कहते हैं क्लिनिकल आउटकम वो भी होता है। तो ऐसे स्टडीज तो नहीं है मैम, बट एक जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है पेशेंट का, इट इनडायरेक्टली इम्पैक्ट्स द क्लिनिकल आउटकम, जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का उस पर इफेक्ट आता है। सो दैट इज माई एडवाइस टू ऑल माई पेशेंट्स कि बाकी कुछ भी होता रहेगा बट अल्टीमेटली इट्स योर बॉडी दैट्स फाइटिंग एंड फॉर योर बॉडी टू मेक इट कीप फाइटिंग, इम्यूनिटी हाई रखना है अगर आपको, तो वो डायरेक्टली लिंक्ड है आपके पॉजिटिव माइंडसेट से। सो नेवर लूज दैट। सम ऑफ द पेशेंट दे डू वंडर एक्चुअली, they have been living a different kind of life, बहुत थोड़ा सेल्फ सेंट्रिक या एम्बिशियस एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियलिस्टिक गोल्स वाली लाइफ, एंड सडनली कैंसर डायग्नोसिस के बाद एकदम चेंज हो जाता है। दे से दैट वी हैव रीबर्थ लाइक अ फीनिक्स and now we understand actually what is our purpose of life, और फिर they start giving to the society, और उस तरीके से भी बहुत चेंज होते हुए पेशेंट्स देखे हैं। बिल्कुल। तो मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ जिसे हम बोलेंगे वो बहुत जरूरी है, और actually there are documentation where they say that it actually determines the clinical outcome somewhere, significantly. जैसे आप बता रहे हैं हमारा ट्रीटमेंट मोडालिटी सेम है, बट हर मरीज उसको डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है। यू कुड बी गिविंग द बेस्ट, बट अगर वो मेंटल हेल्थ वो गिव अप वाला एटीट्यूड पहले आ गया, या मरीज बीमारी के डायग्नोसिस से पहले अगर कोई मानसिक बीमारी उनको है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके आउटकम को बेटर करती हैं। राइट मैम। तो इसलिए वो आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि ये इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि आप कितना अच्छे से अपना ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, आप कितना होपफुल रहेंगे, कितना अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी के साथ डेफिनेटली इंटरफेयर करता है ना। वी टॉक अबाउट साइकोफिजियोलॉजिकल सिस्टम, तो वो पूरी चीजें आपकी जो साइकी है, आपका एटीट्यूड है, थॉट्स हैं, वो आपके इंटरनल सिस्टम को बहुत इम्पैक्ट करते हैं। उसको मैनेज करना फॉर हैविंग अ बेटर आउटकम वुड बी रियली रियली रेलेवेंट। मैम बेसिकली कैंसर वर्ड ही इतना डरावना है, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस, कई सारे लोग तो बोलते भी नहीं है कि कैंसर, यू डोंट से द वर्ड कैंसर टू आवर पेशेंट। तो वर्ड डिजीज ऑलरेडी इतना स्कैरी है, देन ट्रीटमेंट भी स्कैरी हो जाता है, इतने सारे टैबूज अटैच्ड हैं मैम, डायग्नोसिस के साथ भी टैबूज अटैच्ड हैं, ट्रीटमेंट के साथ में भी है कि कीमोथेरेपी लेते हैं तो पेशेंट में डाई बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी, मतलब इस तरीके के टैबूज हैं। एंड देन फिर ऑन्कोलॉजिस्ट भी कभी कभी थोड़े स्कैरी हो जाते हैं, दैट पेशेंट्स डोंट रिलेट टू देम, बहुत इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी फॉर आवर पेशेंट्स मेंटली एज वेल एज द केयर गिवर्स। मैम केयर गिवर्स कई बार निगलेक्ट हो जाते हैं, but actually they are also going through a lot when their partners या mother या parents जो भी है, their siblings, they are going through the treatment, so because they have to be there for them. So something which is not really discussed is the mental health of caregivers, and that's so important because जब तक उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब तक वो हमारे पेशेंट को सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे उस लेवल पे जिस पे करना चाहते हैं। तो इतना बर्नआउट दिखता है बिकॉज ये ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय तक चलते हैं और काफी डिमांडिंग भी होते हैं, क्योंकि आपको टाइमली अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको सेशंस के लिए रेगुलरली जाना है, एंड देन लॉट ऑफ चैलेंजेस आपको देखने पड़ते हैं। उसमें आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं रख पाएंगे तो कहीं ना कहीं अगेन दैट विल आल्सो डिटरमाइन द आउटकम। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो फैमिली है, केयर गिवर्स है, अपना ध्यान रखें, अपने
खाने पीने का ध्यान रखें, अपनी नींद का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने फॉलोअप्स, अपने मेडिकल कंप्लायंस का ध्यान रखें, बिकॉज वो निगलेक्ट हो गया तो पता चला एक ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है तो हमारे केयर गिवर्स ही सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं हमें. राइट मैम. So it's very, very important because something should go right. And they are the ones who should, because they are the ones who are the biggest support system for us. So caregivers definitely need to take care of themselves and not neglect themselves. Because this is a marathon. This is not a sprint. Exactly. तो आपको थोड़ा समय उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा कि आप अपने आप को आइसोलेट ना करें और अपने को गिल्ट फ्री अपने आप को engage कर पाएं चीजों के साथ. Right, मैम. गिल्ट भी आ जाता है कई बार that if you're busy in your work and obviously financially भी you have to support. So अब अगर जो patient है वो अपना finances lose कर रहा है, the other partner has to support and they have to keep working. Right. So it becomes difficult journey for them as well. Absolutely. तो कई बार होता है वो पता नहीं महीनों अपने दोस्तों से नहीं मिलते हैं, महीनों एक्सरसाइज के लिए नहीं गए. You know, like time is just going like that for them. And आप imagine करिए वो उनका mental state और उनकी sadness भी बहुत सिग्निफिकेंट है हमारे लिए. और सारा अटेंशन एक्चुअली तो पेशेंट को मिल जाता है. डॉक्टर का अटेंशन भी है पेशेंट के साथ, फैमिली का भी है, सपोर्ट भी है, अटेंशन भी है. बट those are the ones who need to take care of themselves as well. Absolutely, very important. Ma'am, during the treatment also and even after the treatment जो एक work है normalcy maintain करना, which is different for different individual. उनका work, उनका personal life, उनका sexual life, everything, it becomes a difficult task for the patient to maintain that normalcy, especially during the treatment and even after the treatment is over. जो बहुत सारे लोग हैं मैम जो ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी कई बार घबरा जाते हैं, जैसे कीमोथेरेपी में हम हेयर लॉस हो जाता है. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ द मोस्ट ड्रेडेड साइड इफ़ेक्ट विच पीपल टेल अस कि बाकी सब तो ठीक है, हम वी कैन डू द सर्जरी ऑल्सो एंड वी कैन डू द कीमो ऑल्सो, बट अगर जो हेयर लॉस हो जाएगा तो सोसाइटी विल कम टू नो अबाउट इट. सो समवेयर इट्स द माइंड विच इज़ अफेक्टिंग देम. जितना हेयर लॉस से अदरवाइज फिजिकली प्रॉब्लम तो नहीं होता है, बट बिकॉज योर अपीयरेंस टोटली चेंजेस, सो द सोसाइटी नोज कि आपको कैंसर है, दैट इट्स नो मोर हिडन. सो दैट्स व्हाई इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट. राइट. सो डेफिनेटली जो हमारी फेमिनिटी हमारी सोसाइटी में जिस तरह से हमारे जेंडर रोल्स हैं, जिस तरह से हम ब्यूटी के पैरामीटर्स देखते हैं, उसमें हेयर, ब्रेस्ट, you know, these things are so significant. So for a woman जिनका डायग्नोसिस हुआ है वो तो उनके लिए लॉस एक अनदर लेवल पे उनको दिख रहा है, you know. So I think सबसे पहले तो हमें इम्पोर्टेंट ये, कोई कई बार ये होता है हम बोलते हैं अरे तुम इसकी क्यों चिंता कर रही हो, बट आई थिंक वैलिडेशन बहुत जरूरी है कि उनको दुख लग रहा है, उनको दिक्कत आ रही है, तो फर्स्ट लेट्स वैलिडेट कि हाँ मतलब किसी को भी ऐसा महसूस होगा. डोंट थिंक अबाउट इट, इसके बारे में क्यों सोच रहे हैं. तो आई थिंक वो इनवैलिडेशन हमारी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ा देता है कहीं पे मरीज की. So I think start with the validation that yes it is distressing, you know, and then we talk about उनके और क्या concerns हैं, how are they thinking about it, to acknowledge them and to address them. Absolutely. तो उनके क्या fears हैं कि भाई क्या, तो सबके अलग अलग कंसर्न्स हो सकते हैं, तो टू हियर देम आउट, जिसका सोल्यूशन निकल सकता है उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं, और जिसका नहीं निकल सकता है we will have to accept that part of it slowly and gradually. Yeah. But nevertheless, as I said that you know अभी कम से कम हम इस स्टेज पे हैं कि हम लाइफ और डेथ के बारे में नहीं बात कर रहे हैं. Exactly. That is such a big respite. अगर हम बहुत साल पहले बात कर रहे तो हम कुछ और कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं. Exactly. And ma'am, it's glad that आपने कुछ साल पहले की बात करी, because something I have realized जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी years back, तब से आज में something which I think has greatly changed, that people are at least now talking about it. Because that time I would say breast cancer के बारे में बात करना ही अपने आप में एक टैबू था. अब because of all the awareness, because people are more forward now, whatever is the reason, but at least there is a discussion which is there. People are coming up and talking about it. Even celebrities, if they are diagnosed, Absolutely. they don't hesitate to tell their diagnosis. Right. So this has changed definitely over the years. Absolutely. And that's a big game changer. कि सर्जरीज के बाद भी उनकी अपनी एक्सेप्टेंस अपनी बॉडी को लेके जो तुरंत नहीं आती है, किसी को भी नहीं आती है. सो देयर इज नो मैजिक दैट हैपेंस. वो लोग भी टाइम लेते हैं एक्सेप्ट करने में, यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट इट. बट यस, इट इज हैपनिंग
एंड पीपल आर सीइंग कि दूसरों के साथ भी ऐसा हो रहा है एंड दे आर हैंडलिंग, वो अपनी लाइफ को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, दे कमिंग बैक टू वर्क, दे कमिंग बैक टू लाइफ, कमिंग बैक टू द सेक्सुअल लाइफ. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. You know, that don't give up your sex life because of this, because that is restored. आपकी बीमारी उसको नहीं इम्पैक्ट कर रही है डायरेक्टली, पर आपकी माइंड उसको इम्पैक्ट कर रहा है कि मेरा पार्टनर मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं समझेगा. You know? Because वो बॉडी इमेज जो है मैम, परसेप्शन है ऑफ योर ओन बॉडी. सो दैट हैज, मतलब मैस्टेक्टमी करते थे पहले, अब तो वी आर डूइंग कंजर्वेशन, ऑन्कोप्लास्टी, रिकंस्ट्रक्शन, व्हाट नॉट. So that is where the body image and the quality of life comes into play. Right. But there is this perception of your own self, that is body image. Absolutely. That plays a role in a normalcy of sex life. So yeah, and it's not easy, but it's not impossible. I think अगर आप कई बार काउंसलर के पास जा सकते हैं, थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं अपने इन थॉट प्रोसेसेस को मैनेज करने के लिए या अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए, you will find a better way to cope up with a lot of things. Yeah. And I think to heal is very very important. So not to hesitate to take the help when it is required. A professional help can take you far बिल्कुल. फिर आप अपनी नॉर्मैलिटी में जल्दी जा पाएंगे. जब जाएंगे तो शायद कुछ चीजें आपको उतना ट्रॉमा नहीं देंगी, अगर आप बजाय इसके कि आप चूज करें कि मैं अकेले ही इसके साथ लड़ना चाहती हूँ. You know, then it's very difficult, क्योंकि आप बात नहीं कर पाएंगे, आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको इंटरनली कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा. So it's good idea that हमारे डॉक्टर्स भी रेकमेंड करें, आप करती ही हैं, आपके काफी मरीज आते हैं हमारे पास. So I think that really helps, because as a team when you work with your patient, you have a very different outcome. Yeah, मतलब हम we actually don't hesitate in taking professional help in so many aspects of our life. हमें लगता है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज के लिए किसी प्रोफेशनल से पूछ लेना चाहिए, बट whenever it comes to our mental state, there is somewhere a hesitation in everybody's mind. So that is absolutely not required. It's always better to take advice from a professional rather than coping and dealing it with yourself. So yeah, because आपको समझना है कि आपका mental health आपकी physical health को बहुत ज्यादा support करता है, and both of them are incomplete without each other. लोग कई बार फिजिकली फिट होते हैं, पर अगर मानसिक तौर पे स्वास्थ्य पे प्रॉब्लम है तो वो उतना आउटकम नहीं दे पाएंगे, वो भी उतना काम नहीं कर पाएंगे, उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे. यू नो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्पैक्टेड हो जाती है उसकी. राइट मैम. सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ ठीक है तो सब ठीक है. Both the things they go hand in hand. Absolutely. So ma'am, ultimately it's about self care, अपना मेडिटेशन आप उसका टेक केयर करें, then the support system, a caregiver, and you have your family support or not. In fact ma'am, there are so wonderful examples of support which I have seen over the years. There was this lady diagnosed with breast cancer. She was facing hair loss due to chemotherapy, and because she was feeling so bad about it, तो उनके बेटे ने decide किया that I am also going to get bald. So both of them shaved their head together, and then they're posting pictures and everything that I'm with you in this. Right. So this kind of support. Then there was another lady. She was from a very small village from Maharashtra, and she said that I'm not going to wear any wig, और मैं headgear, cap, scarf कुछ भी नहीं पहनूंगी, मैं ऐसे ही रहूंगी in my house, whenever I go out, market में, park में, I'm going to be like this. You know why? Because अगर मैं खुद ही कंफर्टेबल नहीं हूँ जैसी मैं दिख रही हूँ उसमें, सो हाउ कैन आई एक्सपेक्ट माई हस्बैंड और एनीबडी एल्स ऑफ द सोसाइटी टू बी कंफर्टेबल विद मी? सो फर्स्ट आई हैव टू बी कंफर्टेबल विद दिस, एंड देन आई शुड एक्सेप्ट. देन देयर आर अदर एग्जांपल्स एज वेल मैम, बट जैसे प्रोफेशंस लाइक टीचर्स, दैट इज समवेयर उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो जैसे विग वगैरह है वो फिर दे कैन, देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच कैन एनहांस इट, बट mostly I would say that people nowadays they understand and have an empathetic attitude towards patients rather than what they fear of कि मुझे ऐसे देखेंगे कि यार ये बीमारी एक तो contagious तो नहीं हो जाएगी, हमें तो नहीं लग जाएगी, या something they would have done कि ये disease हो गई है उनको. So all these taboos we're seeing it's reducing day by day, but they're still there. Right. So I would definitely say that the one thing is that we should stop judging ourselves. Whether we do something about it, चाहे हमें wig पहनना है या हमें नहीं पहनना है, वो हमारी choice है completely, however you want. But yes, but acceptance has to come that you have a healthy body and you should be expressing your gratitude for that. वरना हम उन चीजों के अलावा हम gratitude नहीं express करते हैं और मैं हमारे पास क्या नहीं है, you know.
आज ये नहीं है, कल कुछ और नहीं होगा, तो फोकस उस पर चला जाता है कहीं ना कहीं पे। आई थिंक थोड़ा सा अपनी जिंदगी आसान अगर हम कर पाए कि हमारी बॉडी हेल्दी है, क्योर हो रही है, आई थिंक वी शुड गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दैट। ग्रैटिट्यूड अपने को, आसपास वालों को एक्सप्रेस करें, यू नो, डू थिंग्स दैट यू कैन। और हर चीज आपके डायग्नोसिस पे नहीं डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली मैम। आप किसी की मदद भी कर सकते हैं, आप किसी से मदद ले सकते हैं। These are things are not dependent on a diagnosis. So you should not stop smiling because you have cancer. So when you say do things which you can, जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है वो प्लीज करिए. That is what I advise. Don't leave on your hobbies. If you would like to work, please continue work. Absolutely. You should not give up everything and just sit because you have been treated or you're diagnosed with cancer. Right. Because इसका direct impact नहीं है. अगर मेरा हाथ टूट गया तो मैं लिख नहीं सकती. तो that is actually a problem that I cannot. Directly. But I can walk. I will not say जब तक ठीक नहीं होगा तब तक मैं चलूंगी नहीं. Exactly ma'am. You know. तो we try to restrict ourselves. हम घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहते हैं. बिल्कुल. तो वो फिर हमारे को एक अलग ही एक डार्क स्पेस में लेके चला जाता है. सो आई थिंक इफ वी कैन काइंड ऑफ सी कि इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट है नहीं है, लेट मी पुश माई सेल्फ फॉर दैट पार्ट. मन करे या ना करे, कोशिश करें आप उस चीज को, वरना आप जितना छोड़ते जाएंगे चीजें उतना ही ज्यादा निकलने में मुश्किल आती रहेगी बात. राइट मैम. So ma'am, stress, let's talk about it. Stress is something which is inevitable. There is no way that you can avoid stress. And stress की वजह से breast cancer होता है और any cancer होता है. It's always linked. कि stress is one of the risk factors. And diagnosis के बाद भी stress तो है ही during the treatment, after the treatment. So something about it, how we can cope and how to deal with stress. Right. So yeah, that's very important. And think, as I said, वो तो होगा ही, और हो, as we said, as a natural response. Yeah. You know, once you're diagnosed. But now realizing कि आपका स्ट्रेस आपको कैसे असर कर सकता है और आपके ट्रीटमेंट आउटकम को कैसे असर कर सकता है, तो आपको प्रोएक्टिवली थोड़ा सा उस पर काम करने की जरूरत है. दैट शुड इंक्लूड लाइक अ वेरी गुड सेल्फ केयर टू बिगिन विद. यू नो, दैट मीन्स दैट आप अपना मील्स अच्छे से खाएं, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए. आपके सप्लीमेंट्स अगर जरूरी हैं वो खाएं, आप उसे निगलेक्ट ना करें. हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है. और किसी ना किसी टाइम अपना कुछ टाइम अपने कुछ जॉयस एक्टिविटी के लिए निकालें. ये तो बहुत जेनेरिक चीजें हैं जो मुझे लगता है मरीज को सबको ही करनी चाहिए. पर हमारे मरीज को और हमारी फैमिली जो केयर गिवर्स है उनको तो बिल्कुल करनी चाहिए. यू नो, दिस इज वन थिंग दैट्स इम्पोर्टेंट. उसके बाद आती है कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को कैसे हैंडल करें. तो प्लीज अपने आप को ये मत सोचिए कि ये इमोशन होना ही नहीं चाहिए. तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है. अगर सैडनेस है तो सैडनेस है और उसका एक वजह है, एंड एक्सेप्ट कि ये सैड फील कर रही हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यू नो, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट लेवल पे हम देखेंगे कि अच्छा ये किस वजह से आ रही है. सो देयर कैन बी गुड डेज एंड देयर कैन बी बैड डेज. Every day, like जिस दिन कीमो हुआ है उस दिन maybe you're like a little low, right. या सर्जरी होने वाली है, you know that fear is there. बिल्कुल. But maybe then there will be good days to come. So each day is different for that. हाँ, तो इसलिए आपको ये सोचना है कि अगर आप सैड फील करो तो आप पूरी जिंदगी भर सैड नहीं फील करने वाले. कई बार मुझे लगता है oh my God, this is going to be forever. I'm going to feel like this forever. चाहे मैं anxious हूँ या not going to be like that. You know, वो काफी रिसर्चर्स हैं और सबको ही पता है हमारा मूड चेंज हो जाता है, हमारे थॉट्स चेंज हो जाते हैं. जो इंसान आज अच्छा लग रहा है कल शायद हमारा दुश्मन लगे, जो दुश्मन है वो शायद अच्छा लगे. So things can definitely change from that perspective for that matter. So सबसे पहले don't be mad at yourself because of you feeling sad or you feeling angry. You know, वो एक अपना नेगेटिव इमोशन आप कंट्रोल कर सकते हैं, कम एक मॉडरेशन में रख सकते हैं अगर आप उसके बारे में बुरा नहीं फील कर रहे हैं. I'm not feeling sad about feeling sad. That is again a problem. Yeah, so just feel sad, and it's okay to feel sad. That I'm low today, I'm going to take this thing. And you can even communicate it to people. कि अच्छा मुझे आज गुस्सा आ रहा है या मैं उदास में हूँ या मैं क्या महसूस कर रही हूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. दूसरा क्या अक्सर होता है कि जब हम इस तरह की लाइफ चेंजिंग डायग्नोसिस के साथ यू नो वी आर लिविंग विद समथिंग लाइक दैट, तो हमारा दिमाग हमेशा उसी पे चल रहा होता है. अच्छा अब क्या करना है, आगे क्या होगा. देयर इज ऑलवेज अ एक्शन प्लान गोइंग ऑन. यू नो, यू ऑलवेज थिंकिंग अबाउट इट इन एंड अराउंड इट. द नेक्स्ट स्टेप. या सो व्हाट यू हैव टू डू इज समथिंग कॉल्ड माइंडफुलनेस. इट मींस कि आप कम से कम कोशिश करिए कि 5 मिनट ही सही
मैं उस टाइम पे या तो अगर मैं कॉफी पी रही हूँ या चाय पी रही हूँ या कुछ खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं कुछ प्लान नहीं करूंगी अपने डायग्नोसिस को लेकर. I will just give my brain a little break from that. I don't always have to keep thinking about it. Yeah. So that conscious break of deciding कि my breakfast is going to be without any action plan. Diagnosis को लेके भी ले लो और घर के काम, कोई भी काम को भी लेके ले लो. So stop taking any calls at that point of time. Because either we are working or we're thinking about working. Yeah, absolutely. So it's always about the next thing, the action plan. Absolutely. But this is something everybody can practice. बिल्कुल. और ये बहुत मदद करता है डॉक्टर मानसी, बिकॉज कई बार हमारा पेशेंस भी बिल्डअप होता है और हम रेजिलिएंट भी होते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव थॉट आया तो हम उसमें घुस गए, उसके हिसाब से चलने लग गए, जो काम कर रहे थे वो छोड़ दिया, और जब तक उस थॉट को खत्म करेंगे तब तक हम इतने थक जाएंगे जो काम है वो हमारा मन ही नहीं करेगा. सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उस तरह की थोड़ी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को वर्कआउट करें कि हम इस टाइम पे कुछ नहीं सॉल्व करने वाले हैं. एंड दैट कॉफी पी रहे हैं तब कॉफी ही पीनी है, वरना कॉफी ठंडी हो जाती है. सो डू दैट पार्ट ऑफ इट. दैट माइंडफुलनेस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल टू नेविगेट द स्ट्रेस, क्योंकि आपका स्ट्रेस मोमेंटम ब्रेक होना चाहिए, वरना बॉडी कितना ही स्ट्रेस हार्मोन क्रिएट कर देगी, कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा, वरना तो फिर इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. Yeah. There are very commonly used terms like mood elevator foods. कि chocolate, dark chocolate है, banana है. Do they really help? See, for a very quick dopamine spurge, you can do that part of it. But हम उसको ऐसे recommend नहीं करेंगे कि जब आपका mood हो तब आप chocolate खा लीजिए, because you know that diet is also very very important part of it. But it's not a long sustaining thing. ऐसा नहीं मैंने बहुत chocolate खा ली तो मैं बहुत अच्छा महसूस करूँ. I'll feel pukish at the end of it. तो वो फिर वो reverse हो जाएगा जो हम सोच के चल रहे हैं. तो वो भी moderation में करने की जरूरत है. But yes, sometimes why not? You know, you can watch some screen time, you can watch some TV if you feel that something peps you up. You can have some chocolate, some fruit. You know, ideally go get some sunshine. That is a very good surge of dopamine for that matter. You know, अपनी activities थोड़ी enhance करिए. That is also a good surge for dopamine. You know, so find little more natural ways also of these mood elevators along with the other aspects we have, the quick fix that we have for that matter. So that would really really help somewhere. You know, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस थोड़ी सी रेगुलेट करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम शैलो ब्रीदर्स हो जाते हैं, हम कम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो उससे हमारी अंदर की जो बॉडी है वो एसिडिक भी हो जाती है, एंड आवर नर्वस सिस्टम आल्सो गेट्स impacted in the process. So ma'am, something about yoga I would like to share. Yoga is basically linked at the line which you told. So it's breathing first in yoga. So जो प्राणायाम हम करते हैं, then comes the mind and then the body. Yeah. So according to yoga, anything which is happening in your body physically has to first come through mind, your psyche. Yeah. Which is actually coming from your breathing pattern. Right. So it's so difficult to regulate your mind, but you can regulate your breathing. Absolutely. So that is where the importance of pranayama and breathing. Yes. So once you have kind of gotten enough oxygen and you have made your system more balanced, then you can definitely come back to your thoughts and you can manage things way better. क्योंकि कई बार किसी को रहते गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी, अक्सर हम ऐसे मरीजों में हमें मिलता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है फैमिलीज को उनको कन्विंस करना, कई बार बात करना उनसे, क्योंकि वो बहुत चिड़चिड़ापन भी रहता है, एजिटेटेड रहते हैं. सो दिस वुड डेफिनेटली बी very very helpful in those cases. Yeah ma'am. And ma'am, support groups sometimes they also help, because कई बार मुझे ऐसा लगता है patients they have a feeling कि you can say all these things to me, but what would you know, like as a clinician, if I'm saying you are not going through all of this, so somebody who they can relate to, like a older patient, somebody who's a survivor, जो पहले से ही सारा ट्रीटमेंट करके जा चुके हैं, जिनकी कीमो खत्म हो गई है, वो जो एडवाइस देंगे जिनकी फर्स्ट कीमो होने वाली है, आई थिंक वो ज़्यादा उनसे रिलेट करेंगे रादर देन डायरेक्टली फ्रॉम द क्लिनिशियन. सो सपोर्ट ग्रुप का भी कुछ रोल है मैम? बहुत अच्छा होता है, बट सपोर्ट ग्रुप में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो, मुझे लगता है कि एक तो रेगुलेटेड होना चाहिए. हर तरीके का मरीज हर ग्रुप में नहीं जा सकता. सो यू विल हैव टू फिगर आउट कि वो होमोजीनियस ग्रुप हो कहीं ना कहीं पे, और
रिलेटेबल हो, so that they Relatable can, होना कई बार चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे को जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए या कोई कुछ हाँ। ऐसा कह दे जो हम, and that should be moderated by somebody. It's It very should not be important. unsupervised. It should not be unsupervised. Absolutely. I Hmm. think there should be some expert there, you know, who should be moderating that particular group. Right. And I think that's a very, but it's definitely helpful. You know, और कई बार हम जैसे हम मरीज को you know काउंसलिंग के लिए भेजते हैं, तो ऐसे ग्रुप सेशंस भी हम कंडक्ट करते हैं, हॉस्पिटल में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं, जहाँ पे 3-4 मरीज इकट्ठे आके विद अ एक्सपर्ट, विद अ काउंसलर और अ थेरेपिस्ट डिस्कस कर सकते हैं चीजों को। सो वो बहुत ज्यादा इम्फैटिक और बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, अपनी मोटिवेशन बिल्डअप करने के लिए, यू नो। तो मैम जरूरी नहीं है कि हमेशा प्राइवेट सेशन ही मोटिवेट करे, कई बार ग्रुप सेशन जब करते हैं वो रिलेटेबल हो जाता है, वो ज्यादा हेल्प करता है। एब्सोल्युटली, मैं तो एक्चुअली रेकमेंड करूंगी कि ग्रुप सेशंस आर गुड एंड डॉक्टर्स यू नो यू रेकमेंड दैट, यू नो, और भी करना चाहिए, और मरीजों को भी पूछना चाहिए अपने डॉक्टर से कि डॉक्टर डू यू हैव this kind of a setup and this kind of a possibility in your clinic or a hospital, wherever they go for that matter. Right. So they should ask more help from the doctors now. Right. Yeah. So ma'am, in India we are still developing this comprehensive and multidisciplinary channels of treatment of cancer, but till then, like you said, patients can ask and you can always recommend. जब तक कोई हमारा कोई फिक्स प्रोटोकॉल ही नहीं है कि एक कोई कैंसर पेशेंट है तो वो ये डॉक्टर से भी मिलेंगे, इनसे भी मिलेंगे, न्यूट्रिशनिस्ट से भी मिलेंगे, रिहैबिलिटेशन फिजियो में भी जाएंगे, दे विल मीट द साइकोलॉजिस्ट एज वेल, तब तक वी कैन हैव ईदर द क्लिनिशियंस, दे कैन एडवाइज देम, और द पेशेंट्स देमसेल्व्स कैन आस्क दैट आई नीड टू गो थ्रू समथिंग लाइक दैट। और कहीं पे मुझे लगता है डॉक्टर मानती, जब हम ग्रुप सेशन रेकमेंड करते हैं तो हम थोड़ा सा शायद डिस्टिग्मेटाइज कर पाए मेंटल हेल्थ को। अगर हम एक को बोलेंगे तो उनको लगता है काउंसलिंग, थेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। बट अगर हम उसको थोड़ा सा एक एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में लेकर आए, वी विल मेक इट इजियर फॉर देम। एग्जैक्टली, यू नो। मैम हमने बहुत दो स्कैरी टॉपिक्स एक साथ ले लिए, ब्रेस्ट कैंसर एंड मेंटल हेल्थ। बिल्कुल, दोनों के बारे में बहुत स्टिग्मास है। एब्सोल्युटली यार, आई थिंक कि शायद कुछ बदले इस कॉन्वर्सेशन के बाद, यू नो, जो लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आई जस्ट होप दैट इट कैन मेक अ डेंट। एंड so thank you ma'am for joining us, and I hope many patients are going to benefit from our discussion today. And usually ma'am इस topic के बारे में बहुत discussion हो नहीं पाता है, but this is definitely has a huge impact on the overall outcome of our patients. So thank you so much for joining us today ma'am. Thank you so much Dr. Mansi again for having me here for such an interesting and a very relevant conversation. As you said, it's an unsaid psychological, you know, conversation aspect. Somewhere. So aspect of it. So I think, so yeah, I'm glad we started that. And all the best. Thank you, ma'am. So thank you viewers for watching our video today, and hope you have gained a lot of insight, and आपके लिए ये discussion, ये conversation helpful रहा हो. So अगर आप चाहते हैं कि हम कोई particular topic पे discuss करें with the specialist, or if you have any comments, any questions, any queries, feel free to write on our comment section, and stay tuned for more such informative videos and discussion on Good Better Breast. Thank you.